Warm greetings to all the future professionals. So दोस्तों, I hope all of you are good. सब बढ़िया है, right? So सर, थोड़ा लेट ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त है, जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं. एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट? ना दोस्तों, एम्प्लॉय कॉस्ट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. रीज़न ये है कि अगर स्टडी करूँ एकदम रीसेंट वाले एग्जाम, वैसे तो ट्रेंड काफ़ी चेंज होता आया है. पहले 2016 सिलेबस, फिर 2022 सिलेबस, उनके एग्जाम्स के पैटर्न में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं. लेकिन अगर अभी रीसेंट ट्रेंड को मैं देखूं, तो लेबर के ऊपर से हम एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल कंसिस्टेंटली देख रहे हैं. एक 2 मार्क का एमसीक्यू भी कंसिस्टेंटली इसमें देखा जा रहा है. और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो एक 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें कंसिस्टेंटली देखा जा रहा है. तो सब मिला के अगर देखें तो 14 मार्क्स हो गए. सर 14 मार्क्स हो तो गए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चॉइस भी तो मिलता है ना? तो चॉइस के मुताबिक अगर देखने जाओ तो 14 एग्जैक्टली नहीं होता. जो जहां तक मैं समझता हूं, हम में से ज्यादातर बच्चे जो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होता है उसको स्किप कर देते हैं. तो अगर स्किप कर दूं, तो फिर 9 मार्क पकड़ देते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली. लेकिन ऑन एन एवरेज आप 8 से 14 के बीच में कुछ तो भी मार्क्स आप पकड़ के चलो, इसमें कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है. ठीक है? ऐसी क्या खास बात है सर इसमें? इतना ज्यादा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या बात है भाई, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ठीक है. सो अगर मैं इसको अपने हिसाब से अगर एनालाइज करूं, तो लेबर टॉपिक को मैं एज अ टीचर, मैंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि एज अ टीचर अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन मैं कौन से टॉपिक में से फ्रेम कर सकता हूं? ठीक है, तो मेरा जवाब होगा लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है. वाई? क्योंकि सर यहां मैथमेटिक्स का अच्छा खासा रोल है. ठीक है. अब बात को मैं जो कह रहा हूं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं, आप डरो मत. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें से हमें बाहर निकलना है. बट एट द सेम टाइम ये जरूर है कि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, बजट, ये वो किसी को भी उतना टफ नहीं कहूंगा जितना मैं एम्प्लॉय कॉस्ट को टफ क्वेश्चंस बना सकता हूं. मैंने ये नहीं कहा कि बनाया जाएगा. ओके. तो एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर की अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग ओवरऑल अगर स्टडी करें ना, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल ट्रिकी बन सकते हैं. जैसा एक तो मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में. ओवरहेड्स का एक क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था. हाँ, लेकिन अदरवाइज मैं अगर जनरल अगर देख लूं, तो फिर उतने डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं. ठीक है. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से हम लोग अभी शुरू करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है. चलिए सर. तो सर अगर मैं एम्प्लॉय कॉस्ट को भी मटेरियल की तरह अगर मैं डिवाइड करूं कि सर इसमें से कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. तो देखो सर, एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है. तो मैं सबसे पहले तो यहां पे लिख देता हूं थियरी, क्योंकि भैया 5 मार्क का तो थियरी इसमें पूछा जा ही रहा है. और ऊपर से थियरी हमारे काम का इसलिए भी है क्योंकि वो जो 2 मार्क का एमसीक्यू है ना, वो 2 मार्क का एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है. मे बी कैलकुलेशन रिलेटेड, मे बी थियरी रिलेटेड. तो ये चीज में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. दूसरा, अगर मैं यहां पे बात करूं, तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है वहां पे मैं लिख देता हूं एलटीआर, लेबर टर्नओवर रेशियो. अब इसके ऊपर इजी क्वेश्चन भी बन सकता है, ट्रिकी भी बन सकता है, डिपेंड्स. अगर हमें सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तब तो भाई साहब आपको सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा और कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा इजी है. ठीक है. हाँ, लेकिन एलटीआर का यूज करते हुए व्हाट वाज द बेसिक इंपैक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट, अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हार्ड नहीं है, इट इज इजी. ठीक है. तो एलटीआर इज एन इजी एरिया. तीसरा, रेम्यूनरेशन, लेबर रेम्यूनरेशन. अब यहां आ जाते हैं अलग अलग तरह के मेथड्स, है ना? टेलर भाई साहब का मेथड, मेरिक भाई साहब का मेथड, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, हाल्सी प्लान, रोवन प्लान, दुनिया भर के अलग अलग प्लान आ गए, है ना? और उसके ऊपर से एक और प्लान, कौन सा? जो इंस्टीट्यूट अपने मन से बना के क्वेश्चन में फ्रेम कर देगा. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग तरह के प्लान्स आ सकते हैं. सो इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जा चुका है वो है हाल्सी और रोवन. इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वी कैन नॉट गारंटी कभी भी मेरिक या टेलर या ऐसे किसी के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो यहां थोड़ा सा तो मेमोरी गेम है. मेमोरी गेम क्यों है? क्योंकि इनका जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है, कोई टाइम बेसिस है, कोई पीस रेट बेसिस है, तो ऐसा अलग अलग कौन सा कितने एफिशिएंसी परसेंट में कितना दिया जाता है, ये जरूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन में खुल के दिया हुआ हो.
तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो मेमोरी गेम है। मेमोरी गेम के बाद ज्यादा से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा मैथमेटिकली घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन दिस एरिया इज ऑल्सो नॉट वेरी ट्रिकी। ये भी कंपैरेटिवली इजी है, हाँ, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और चौथे कैटेगरी में मैं डाल दूंगा कैस 7 रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिक्वायरमेंट, तो उसके मुताबिक कभी कभी कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। मॉड्यूल के एंड में ही इनके बारे में भी मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में मैंने इसे डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आज के इस वीडियो में मैं चारों कैटेगरी को कवर अप कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं एक चीज और भी देखना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल को, अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल अभी नया नया मैंने शुरू किया है, नया ही बनाया है, विद द इंटेंशन कि मैं आप सब लोगों को, देखो मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग से प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंस स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ बात करूं तो ड्यू टू सम रीजंस मैं पिछले 4 साल से कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब मैं फिर से वापस आना चाहता हूँ। मेरा जो एक प्यार है जो अधूरा रह गया ना, तो मैं वो उसमें वापस आना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये चैनल वापस से क्रिएट किया। ये पहले भी था, लेकिन मैंने वापस से इसे क्रिएट किया है, नया चैनल शुरू किया। और ये नया चैनल शुरू करके मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं आज भी वैसा ही बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, जैसा मैं उस जमाने में किया करता था। उस जमाने में रैंकर्स भी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग AIR। जितने, चाहे मैं सीए की बात करूं, चाहे मैं सीएमए की बात करूं, तो वहां पे बहुत सारे रैंकर्स भी आ चुके हैं। तो वही चीज मैं अभी भी देखना चाहता हूं कि मैं अभी भी वही रैंक्स प्रोड्यूस कर पाता हूं कि नहीं। तो मैं इसीलिए इस चैनल को ऊपर ले आ रहा हूं, यहाँ पे ले आ रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी जानना चाहता हूं कहीं ना कहीं आप लोगों से कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। दैट विल बी द रियल मोटिवेशन फॉर मी। सो मैं यहाँ रिस्पॉन्स देख रहा हूँ कि आप लोग कैसे इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे इस वीडियो को लाइक कर रहे हो। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम, अगर आप लोग, आजकल ऐसे ही कहा जाता है कि शेयर भी करो भाई, अपने वीडियो, इस वीडियो को शेयर करो, जितने अपने कॉलीग्स हैं उन सब तक शेयर करो, अगर आप सबको ये सच में जेन्युइनली अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके, हाँ जी। तो मैं यहाँ इस वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं थियरी के साथ साथ LTR को कवर अप कर लूं। रेम्यूनरेशन और CS7 के लिए शायद मुझे एक और वीडियो बनाना पड़े, लेकिन वो एक और वीडियो के लिए ही मैं थोड़ा देखूंगा कि मेरे पास कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो मैं बिल्कुल एक और वीडियो खुशी खुशी आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं विद द थियरी। अब जब मैं थियरी में आ जाता हूं तो कुछ ऐसे एरियाज है जहां मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत जाती है समझने में। जैसे जॉब इवैल्यूएशन वर्सेस मेरिट रेटिंग, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, ऐसे दुनिया भर के ये सब जो टर्म्स आ जाते हैं, तो ये टर्म्स को लेके हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या है, क्या ये सर समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पहले थोड़े बैकग्राउंड में ले जाऊं। ठीक है, हम लोग अभी मॉड्यूल की थियरी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। ठीक है, तो सर बैकग्राउंड में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए, देयर आर n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब वो डिपार्टमेंट्स का रोल सबसे पहले हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर सबसे पहला डिपार्टमेंट आप लोग जो देख पा रहे हो, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? HR डिपार्टमेंट। ठीक है, HR डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? जैसे कि आप यहां पे देख ही रहे हो, इंटरव्यू चल रहा है भाई, तो ये लोग सही कैंडिडेट को सही जगह पे पहुंचाना इनका काम है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कौन से कैंडिडेट को कितना पे देना चाहिए, सारे लेबर लॉस कंप्लाई हो रहे कि नहीं, ये सारे चीजों की जिम्मेदारी भी HR डिपार्टमेंट की होता है। एट द सेम टाइम अप्रेजल, प्रमोशन है ना, उसकी भी जिम्मेदारी HR डिपार्टमेंट की होती है। तो HR डिपार्टमेंट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो वन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज HR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एक अपन ने डिपार्टमेंट के बारे में समझ लिया। दूसरा, ये जो भाई साहब है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि बेचारे काफी परेशान है, टेंशन में है, भाग शायद लेट हो गए भाई, है ना, ऑफिस में शायद लेट हो गए। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये लेट होते वक्त क्या कर रहे हैं? एंटर करते वक्त कुछ ऐसे पंच कर रहे हैं अपना फिंगरप्रिंट, है ना। क्या हो रहा है ये? देखा है आप लोगों ने या सुना है ऐसा कभी? होता है ऐसा ऑफिस में? अब जरूरी नहीं कि ऐसे फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर ही हो, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे मैनुअल भी हो सकते भाई, ऐसे ही रजिस्टर में नाम लिख के भी एंटर होते हैं, लेकिन खैर वो थोड़ा पुराना जमाना हो गया। फिर एक पंच कार्ड सिस्टम हुआ करता था, आज भी कुछ कुछ जगह वो भी थोड़ा पुराना ही हो गया है। ठीक है, फिर वो
अरे यार एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा, वो अपने कार्ड्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक कार्ड्स, तो वो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो कार्ड से आप स्कैन करके द डोर ओपन्स एंड देन यू गो इनसाइड। देखा आप लोगों ने ये सब चीजों के बारे में, है ना? तो ये सब क्या है सर एग्जैक्टली? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट समथिंग रिलेटेड टू टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए सर, एम्प्लॉय अगर हमारे ऑफिस में आ रहा है, जा रहा है, बीच बीच में जा भी सकता है, तो उसको पैसे सिर्फ ऑफिस पे आके बैठने के नहीं दिए जा रहे, उसको काम के ऑफिस पैसे दिए जा रहे, राइट? अच्छा, ऑफिस प्रेजेंट होने के भी एब्सेंटिज्म के पैसे नहीं दिए जाएंगे, सीधी सी बात है ना? तो हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि एम्प्लॉय बराबर आ रहा है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट भी है तो उसने कितने, कौन से काम को कितना टाइम दिया, ये टाइम रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले वो कितने बजे आया, कितने बजे गया, वेदर ही वाज प्रेजेंट, वेदर ही वाज एब्सेंट, दीज रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन समथिंग कॉल्ड एज टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स। क्या कहा मैंने? टाइम कीपिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग इज नथिंग बट एम्प्लॉय प्रेजेंट था कि नहीं, एब्सेंट था, कितने बजे आया, कितने बजे उसने लीव किया, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन द टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है? अब वहीं पे अगर मैं कह रहा हूं टाइम बुकिंग, अब जरा फर्क देखो क्या हो रहा है। उसने पर्टिकुलर इस सो एंड सो असाइनमेंट में 2 घंटे दिए, फिर उसने ना आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर उसने और 2 घंटे वो वाले असाइनमेंट को दिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कौन से जॉब को, कौन से असाइनमेंट को उसने कितना वक्त दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग। अब ये टाइम बुकिंग कौन करता है सर? मे बी उस एम्प्लॉय का सीनियर या उसका मैनेजर या उसका सुपरवाइजर या एनी सच पर्सन। ठीक है? वो बंदा वहां पर उसका डिटेल मेंटेन करेगा कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन से काम में कितना वक्त दिया। दैट इज व्हाट इज टाइम बुकिंग। गेटिंग मी? यहां से ही मुझे पता चलेगा अबाउट सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या हुआ? भाई साहब वो आया तो था लेकिन काम नहीं किया, ही वॉज इन साइड ऑफिस लेकिन कुछ वक्त काम किया, कुछ वक्त काम नहीं हुआ। तो जरा समझिए, इस टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स को जब मैं टाइम बुकिंग रिकॉर्ड से कंपेयर करूंगा तो मुझे वहीं पे पता चल जाएगा कि इस टाइम में से कितना वक्त में काम हुआ, यानी कितने वक्त में काम नहीं हुआ। इसे को हम कहते हैं आइडल टाइम। ठीक है? क्लियर? चलो, तो ये एक रोल हुआ है ना। आगे देखते हैं, एक और डिपार्टमेंट जो है यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये हमारे प्यारे से बड़े हो गए हैं हमारे सुपर मारियो, आई मीन टू से, एक व्यक्ति क्या कर रही है, ये अपने टीवी के स्क्रीन में पूरा एक चेक करके देख रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस कैसा है, अलग अलग ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। कभी कभी देखना कि एम्प्लॉइज जब काम करते हैं, आजकल कैमरा लगे रहते हैं, तो उनके काम को एसेस करते हैं, एवरीथिंग, है ना। ये क्या है सर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज द इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। क्या कहा मैंने? इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। ठीक है? अब इनका क्या रोल होता है जरा समझने की कोशिश करो। सर एम्प्लॉयज काम तो कर रहे हैं लेकिन देखो बात को समझो, काम के पैसे कैसे दिए जाएंगे? आप जरा सोच के देखो कैसे पैसे दिए जाएंगे, है ना। थिंक अबाउट इट। कहना ऐसे कि काम अगर मुश्किल है तो ज्यादा पैसे देने चाहिए, और वहीं पे काम अगर आसान है तो कम पैसे देने चाहिए। एग्जैक्टली लाइक आवर मार्क्स। क्वेश्चन अगर मुश्किल है तो हम ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर इजी है तो कम मार्क्स में भी चल जाएगा, सर इजी तो था, है कि नहीं? तो बात को समझो, ऐसा ही कुछ यहां पर भी होता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि काम कैसा है, इजी है कि हार्ड है? कोई ना कोई एक्सपर्ट करेगा ना। तो यही एक्सपर्ट बैठा है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, ये है टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो उस जॉब को वो स्टडी करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एंड दे विल टेल अस अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द जॉब। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि इसी की मदद से हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि पैसे ज्यादा देने हैं कि कम पैसे देने हैं, राइट? ओके, तो ये हुआ जॉब इवैल्यूएशन। अच्छा, जॉब इवैल्यूएशन के साथ साथ और भी चीजें रहते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चंस में देखना बहुत सारी जगह पे आपको दिखाई देंगे स्टैंडर्ड्स। व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड्स? ये होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन में देखना, आपको दिया रहेगा ये सो एंड सो काम है ना, ये 6 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा भाई कि 6 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, है ना? अब जरा सोच के देखो, अगर मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, या किसी ने भी इंस्टीट्यूट ने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक रीजनेबल टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम, है ना। ये रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा? आप। भाई आपके ऊपर छोड़ दिया तो आप तो एक 5 मार्क के क्वेश्चन को भी 3 घंटे दे दोगे शायद,
है ना। और इंस्टीट्यूट के साथ आप सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो भी तय करता है वो आपके हिसाब से गलत ही होता है स्टूडेंट के लिए, राइट। तो ये डिसाइड कौन करेगा? कोई ना कोई एक एक्सपर्ट। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं वहां पे एक क्वेश्चन को स्टडी करके बताऊंगा, हाँ यार इसका डिफिकल्टी लेवल ऐसा है, इसके स्टेप्स ऐसे हैं, इतने इतने वक्त में होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर भी कुछ एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो बताते हैं हमें अबाउट द स्टैंडर्ड्स, कि भाई ये सो एंड सो काम कितने वक्त में होना चाहिए, या ये एक घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सेट करने का जिम्मा भी इस डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, इंक्लूडिंग दीज एक्सपर्ट्स, दे आर आल्सो इनटू समथिंग कॉल्ड एज मेरिट रेटिंग। ठीक है, अब बचपन से आप लोगों ने मेरिट वर्ड तो सुना ही होगा, तो हमारे एम्प्लॉइज में भी हम अब मेरिट रेटिंग करते हैं। मेरिट रेटिंग का मतलब क्या हुआ? हु इज द बेस्ट एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उसके बाद सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट। काहे किया जाता है भाई ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यही काम में आता है ड्यूरिंग अप्रेजल। भाई हर एम्प्लॉय अपने आप को तो रम खा समझेगा, वो सोचेगा कि भाई मैंने तो सबसे बेस्ट काम किया, मेरे पैसे बढ़ने चाहिए, मेरा पगार बढ़ाओ। लेकिन पगार सबका बढ़ाया जाएगा क्या? नहीं ना। जिसने ज्यादा अच्छा काम किया उसका ज्यादा अप्रेजल मिलेगा उसे, और जिसने कम अच्छा काम किया उसको कम, है ना। पनिश नहीं कर सकते हम लोग कम वाले को, थोड़ा तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बिहेवियर, ये स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो एनीवेज, तो ये जो होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेरिट रेटिंग। कहां काम में आता है? अप्रेजल में। समझे बात को? ओके, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाता है कितना सैलरी होगा, रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें अगर हम चाहें तो जो पहले के अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स थे, सीनियर्स, जैसे हालसी भाई साहब, रोवन भाई साहब, तो इनके बताए हुए तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं, या अगर हम चाहे तो अपना खुद का डिजाइन कर सकते हैं एक सिस्टम, है ना। यहां आ गया लेबर रेम्युनरेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ रहे हो बेटा आप लोग सब लोग। ठीक है, इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे ह्यूमन बीइंग नहीं होगा भाई? हर एक डिपार्टमेंट में होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये वो सब डिपार्टमेंट में, है ना। पेरोल डिपार्टमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। ये लोग बराबर पैसे टाइम पे दिए जाए, सबसे ज्यादा काम का यही है हमारे लिए, है ना। तो पैसे बराबर टाइमली दिए जाए, बराबर टीडीएस या जो भी काटना वगैरह है वो सब चीजें बराबर काट के उनको टीडीएस सर्टिफिकेट देना, ये सब चीजें भी रहता है ना। दैट कम्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनली। ओके, चलिए, तो एनीवेज वापस आ जाते हैं अभी मॉड्यूल में। तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताया, इन बातों को ध्यान में रखते हुए लेट अस बिगिन नाउ। ठीक है, चलो। तो ये बैकग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहा था मैं, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट हम लोगों ने बैकग्राउंड तैयार करने में लगा दिया। अब हम लोग आ जाते हैं थियरी क्वेश्चन में, क्योंकि ये बैकग्राउंड अगर आप लोगों ने सुन लिया तो जहां तक मैं समझता हूं ये पूरा का पूरा थियरी आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो। सो सर, सबसे पहली बात, अगर मैं लेबर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो बेटा कॉस्ट मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि लेबर को कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो शायद मैं गलत नहीं हूं, और ये बात शायद आप लोग भी समझ सकते हो। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रोल कर पाए, भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में तो हमेशा हमेशा खुन्नस वाला मोड रहता है, एग्जैक्टली लाइक अ स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट। सोच के देखो, स्टूडेंट सोचता है कि इतना लिखा, कुछ तो मार्क्स दे भाई, और इंस्टीट्यूट लिखेगा क्या लिखा तुमने, है किस बात के मार्क्स चाहिए, नहीं देता मार्क्स। अब यहां पे दोनों का बराबर मैच होना मुश्किल है ना, इनफैक्ट नामुमकिन नहीं बोल सकते हम लोग। हम सोच के आते 70 मिलेंगे, मिलते हैं 50, है कि नहीं। एक्सेप्शन अगर आपके साथ हुआ होगा कि आप 40 सोच के आए थे, मिल गए 70, तो अलग बात है। ठीक है, हाँ मेरे साथ हुआ था ऐसा, लेकिन वो बीकॉम का एग्जाम था, वहां हुआ था। ठीक है, खैर छोड़ो। एनीवेज, तो अगर मैं कहूं कि लेबर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो ठीक है सर, मेरे को लेबर को वैसे भी कंट्रोल नहीं करना है ना। हम यहां देख रहे हैं अबाउट कंट्रोल ऑफ द लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट कैसे कंट्रोल करें? देखो, अगर मैं मान के चलो लेबर को पैसे दे रहा हूं, तो नॉर्मली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं कि मैं उनको आवरली पैसा दे रहा हूं, जैसे मान के चलो 1000 रुपए पर आवर दे रहा हूं, तो 1000 रुपए पर आवर अगर दे रहा हूं तो कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल ऐसा होगा कि उसको बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तू एक काम कर, तू इसको आधे घंटे में खत्म कर दे, ऐसे होगा? ऐसा नहीं होता। लेबर कॉस्ट कंट्रोल इज बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, यानी वो काम उतना ही करे लेकिन उतने ही काम में ज्यादा प्रोडक्शन कर ले। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट इन द productivity. That is how we will be controlling the labor cost, because if he produces more within the same time, then effectively you are paying the same amount but you are getting more number of units.
So the same amount getting divided between more units, the cost per unit gets reduced. ठीक है, हाँ जी, तो दैट इज व्हाट इज लेबर कॉस्ट कंट्रोल, है ना। ओके तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही सब दिया हुआ है, कैश 7 के बारे में दिया हुआ है कुछ कुछ बातें। अब मैं कैश 7 से रिलेटेड भी एक एरिया में आऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला एरिया जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस चार्ट में आ रहा हूँ, देखो ये चार्ट में यहाँ पे इन्होंने वही बताया है कि लेबर का एक तो एचआर डिपार्टमेंट हो गया है जिनका काम क्या है, रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, ठीक है। वहीं पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या वर्क स्टडी डिपार्टमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है ना। तो देखो यहाँ पे ये लोग ये सब डिसाइड करेंगे, ये मैंने लिख के रखा है, आप लोग भी चाहो तो अपने मॉड्यूल में लिख के रख सकते हो, कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे, कौन से एक्टिविटीज लगेंगे, ये लोग बताएंगे, ये एक्सपर्ट्स है, राइट। तो ये लोग अलग अलग तरह के स्टडी करते हैं, जैसे टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी तो आप समझ रहे होंगे, अभी टाइम स्टडी मींस कितना वक्त लगना चाहिए, द स्टैंडर्ड्स, है ना। उसी तरह से मोशन स्टडी यानी कोई भी काम को कितना वक्त लग रहा है और कोई भी काम के कितने एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, कि सबसे पहले यार ये स्विच ऑन किया, फिर ये मशीन का ये वाला बटन ऑन किया, फिर ये यहाँ पे ऐसा ऐसा रॉ मटेरियल डाला, फिर ये ऐसा ऐसा प्रोसेसिंग हुआ, मोशंस, है ना। सो टाइम एंड मोशन स्टडी, गॉट इट, ओके। उसके बाद वर्क स्टडी यानी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द वर्क, है ना। इसी को हम लोग जॉब इवैल्यूएशन के से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये वर्क स्टडी, वर्क मेजरमेंट, ये सब चीजें क्यों किए जाते हैं, ये सब चीजें किए जाते हैं टू फिक्स द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ओके। उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन यानी काम कितना कठिन है, कितना मुश्किल काम है, ओके। और मेरिट रेटिंग फॉर अप्रेजल, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आई होप दैट यू आर एबल टू रिलेट इट, ठीक है। इसके अलावा टाइम कीपिंग एंड पेरोल डिपार्टमेंट, ठीक है, सो सॉरी। तो ये लोग टाइम बुकिंग भी करेंगे, ठीक है, कौन से काम में कितना वक्त दिया, और पेरोल, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, ठीक है, यस सर। तो इन सब के मिले जुले इफेक्ट से ही मुझे पता चलेगा, एक तो आइडल टाइम के बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दूसरा पेमेंट बाय रिजल्ट्स के बारे में भी, कितना रिजल्ट्स, कितने आउटपुट प्रोड्यूस किए उसके बारे में हमें पता चलेगा, हेंस कितना पेमेंट करना है वो हमें पता चलेगा। उसके अलावा और दो बातें लिखे हुए हैं, जिनमें से पहले मैं आता हूं ओवर टाइम। सुना तो है आप लोगों ने 100% इसके बारे में। व्हाट यू मीन बाय ओवर टाइम, कि भाई साहब जितना वक्त है उससे ज्यादा वक्त अगर आप लोगों ने काम कर लिया, देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम। तो हमारे देश में लेबर लॉज है, लेबर लॉज के मुताबिक अगर आप लोगों ने ज्यादा काम किया तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम। तो इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा लेबर टर्नओवर, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, लेबर को बेच दिया, नहीं रे बाबा ऐसा नहीं होता। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन द लेबर फोर्स, ठीक है, कोई भी चेंज। अब बात को समझो, चेंज हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब वो चेंज कैसा भी हो, मेरे पास नए एम्प्लॉइज आए या मेरे पास से पुराना एम्प्लॉय छोड़ के जाए, चेंज कभी अच्छा नहीं होता। पुराना एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ये भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और वहीं पे नया एकदम फ्रेशर बंदा आ रहा है, उसको मुझे फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, सब सिखाना होगा, ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो लेबर टर्नओवर इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब वही वही एम्प्लॉय अगर टिके रहे जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया, वही हमारे पास टिके रहे, तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। सो लेबर टर्नओवर इज ऑलवेज अ लॉस। तो वो लेबर टर्नओवर के अलग अलग कारणों की वजह से कितना परसेंट टर्नओवर रेशियो है, ये भी कैलकुलेशन आता है, और इसकी वजह से कितना लॉस हुआ है ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये सब के पीछे कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको थियरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन से है वो बता रहा हूं, जो मैंने बताया उनकी मदद से आप लोगों को काफी इजी होगा चीजों को रिटेन करके रखने में। सबसे पहले ये जो एरिया है इसको स्पेशली आई विल से 3 स्टार्स मार्क कर दो, ठीक है। सर आप कहां हो सर, मैं हूं पेज क्रमांक कहां है भाई, हाँ 111 क्या हो गया, पेज क्रमांक 111, पेज क्रमांक 111 में कैश 7 के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें कुछ कुछ बातें यहां पे दिए हुए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं फॉर एसरटेनिंग द लेबर कॉस्ट और द एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और इस एरिया को मैंने खास तौर पे इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी एरिया के ऊपर से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसके जितने पॉइंट्स यहां दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाने चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। अब इसके बाद ये अपना एक एक करके डिपार्टमेंट के बारे में, इसके भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एचआर डिपार्टमेंट,
देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ये जब मैंने अभी जो बताया, पेरोल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो सभी जगह रहेगा, है ना। तो ये सबको मेरे ख्याल से अभी आप लोग मन से भी बना के लिख सकते हो, जस्ट एक रीड करो और उसके बाद अपने मन से बना के लिखो। हाँ, अजम्पशन यही है कि अंग्रेजी अच्छे से लिख लोगे आप लोग, है ना। चलो ठीक है, ओके। फिर ये वाला एक एरिया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, टिपिकल थियरी है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। 4 या 5 मार्क के ऊपर आएंगे, नहीं तो सारे के सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने आपको, 4-5 पॉइंट्स ही याद रखने बस, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग आ जाइए सीधा ये एरिया में, यहां पर इंपॉर्टेंट एरियाज में आ जाओ। सबसे पहले ये मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग किस तरह से अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, या वो पंच कार्ड सिस्टम होता है, सिंपल रजिस्टर में मेंटेन करते हो, तो उसी के अलग अलग तरीके लिखे गए हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करो, डिस्क मेथड होता है, फिर क्लॉक और क्लॉक कार्ड्स होते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है, ये वाले होते हैं। तो ये चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक रीड करना है, कॉमन सेंस से लिख के आना है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम, टिपिकल थियरी क्वेश्चन है, एक रीड करना है, मन से लिखना है, ठीक है। अगेन 4 से 5 मार्क के ऊपर नहीं आएगा, तो 4-5 पॉइंट ही याद रखना है। टाइम बुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे इसे, ठीक है। टाइम बुकिंग के कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, डेली टाइम शीट हो सकते हैं, वीकली टाइम शीट हो सकता है। टाइम शीट इज बेसिकली एक काइंड ऑफ शीट जहां पे वो रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ यार, ये ढोलू है, ये भोलू है, ये कालिया है, ये राजू है, ये भीम है, तो इसने ये अलग अलग कौन सा, इसने ना इस काम में इतने टाइम दिए, तो वो शीट पे जो लिखा जाता है, दैट इज व्हाट इज द टाइम शीट, है ना। तो वो डेली भी हो सकता है अगर काम बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा कम है तो वीकली भी हो सकता है ना। जॉब टिकट इज बेसिकली फॉर कोई भी काम जब लिया तो वो काम का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो एक जॉब का एक टिकट होता है, ठीक है। तो वो टिकट अगेन जॉब इवैल्यूएशन से रिलेटेड होता है कि भैया कौन से जॉब का टिकट है, उससे हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन से जॉब पे कितना वक्त दिया, ठीक है। इसी तरह से टाइम एंड जॉब कार्ड भी होता है, वहां पर भी लिखा रहता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देता हूं, समझ जाओगे शायद आप लोग, इनफैक्ट देखा भी होगा, आप लोग अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सर्विसिंग के लिए गए हो कभी? हम्म, गए हो? या अपना मोबाइल फोन सर्विसिंग करवाया होगा? अगर आप लोगों ने गए होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक कार्ड वो फिलअप करते हैं, है ना। उसका हेडिंग देखना कभी क्या लिखा रहता है, जॉब कार्ड, ठीक है। यानी इस काम के लिए अगर टाइम दिया जा रहा है तो कितना मशीन आवर्स लगे, कितने लेबर आवर्स लगे, उसके मुताबिक वो तय करते हैं कि कितना आपको कॉस्ट चार्ज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क करके रखो, ठीक है। हाँ जी। फिर वर्क स्टडी जो मैंने अभी कहा आपको, ठीक है। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, ठीक है। वर्क मेजरमेंट, ये सब के ऊपर आपको बिल्कुल थियरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जॉब इवैल्यूएशन से ऊपर भी आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके अलग अलग मेथड्स है, ये सब के ऊपर 2-2 लाइन भी लिख के आए तो भी चलेगा, हेडिंग याद रखना और 2 लाइन लिख के आना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंस बिटवीन मेरिट रेटिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन, भाई मेरिट रेटिंग इज बेसिकली फॉर अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशन जॉब के डिफिकल्टी लेवल के बारे में होता है, राइट। तो दोनों का अपना अपना एक अलग रोल होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, कितना वक्त लग रहा है और कितने स्टेप्स लग रहे हैं, राइट। यस सर। पेरोल डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ये एक मार्क करके रख लो, एक बार देखना फिर भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। यस सर। यहां तक हमारा हो जाता है खत्म द बेसिक थियरी पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं जंप करके आ जाऊं तो लेबर टर्नओवर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस एक वीडियो में मुझे नहीं लगता कि मैं हर चीज कवर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस टर्नओवर को तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे कवर अप कर लेता हूँ। अब यहाँ मॉड्यूल में इमीडिएटली इसके बाद इन्होंने रेम्यूनरेशन डाला हुआ है, लेकिन मैं रेम्यूनरेशन को स्किप करके थोड़ा आगे आ जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये जो यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं ना, इनमें से भी ये फ्रिंज बेनिफिट को ध्यान रखना, इसके ऊपर भी छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मेरे ख्याल से ये दिस इज कॉमन सेंस बट स्टिल कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, तो एक रीड कर लेना, ठीक है। हाँ जी। कहाँ गया भाई? अरे अरे एक मिनट, चलिए यहाँ आ जाते हैं, इस इलस्ट्रेशन की मदद से इसको कवर अप कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में हूं मैं,
है ना। चलिए देखते हैं। सो लेबर टर्नओवर का मतलब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है। तो यहां पर हम कारण के बेसिस में अलग अलग तरह के मेथड्स को डिजाइन करते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है एडिशंस मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशंस मेथड? सर कितने नए एम्प्लॉइज आए, ठीक है, एडिशंस कितने ऐड हुए पेरोल में, दैट्स इट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एडिशंस के बारे में मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। जैसे मुझे मंथली डेटा दिया है तो मैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहां अगर मैं आ जाऊं, चलो इस क्वेश्चन को भी पढ़ देते हैं एक बार। ड्यूरिंग अक्टूबर 2021 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सोनेल डिपार्टमेंट, ठीक है, of a manufacturing company. Labor force at the beginning is 1900 and at the end is 2100. बस एवरेज निकाल लो, 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 2, 2000 आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट, छोड़ के गए, मुझे एडिशंस चाहिए। अच्छा, 40 पीपल्स वर डिस्चार्ज, यानी इनको निकाल दिया, ठीक है, ओके। 280 workers were engaged, engaged मतलब engagement हुआ ने भाई, 280 workers were engaged, out of which 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated and the rest on account of expansion scheme, ठीक है। सो भैया मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पेरोल में नए कितने लोग आए, कारण कुछ भी हो, नए कितने लोग आए, 280 लोग आए, है ना। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एडिशंस, 280, खत्म, ठीक है। वॉट एवर बी द रीजन, कोई छोड़ के गया इसलिए आए या एक्सपेंशन हुआ उसके लिए आए, अरे भाई कोई भी चीज हुआ हो, जो भी आया ना बस उसको बोलेंगे नंबर ऑफ एडिशंस, ठीक है। सो नंबर ऑफ एडिशंस का रेशियो इज 280 डिवाइडेड बाय एवरेज 2000, कन्वर्ट दैट इन परसेंटेज टर्म्स वी गेट 14%। सो ऑन एन एवरेज 14% एम्प्लॉइज वर एडेड, ठीक है, ओके। सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, कितने जन छोड़ के गए या कितने जनों को निकाल दिया। अब हमें ये दोनों डेटा दिया हुआ है, देखो कितने जन छोड़ के गए 25 लोग, और कितने जनों को निकाल दिया 40 लोग, यानी माइनस कितने हुए, गए कितने, ठीक है। तो ये सब मिला के कितने हो गए सर, 65, that is what is separation. So 65 divided by 2000, this comes to approximately 3.25%, ठीक है। तीसरा, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड नाम से क्या समझ में आ रहा है, रिप्लेस कितने हुए, यानी कोई गया उसके बदले में आया, ऐसे। इसका भी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो यहां पे दिया हुआ ना, 30 वर अपॉइंटेड इन वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स इज 30 डिवाइडेड बाय 2000, 1.5%, ठीक है। लास्ट में एक जो आता है दैट इज फ्लक्स मेथड, ठीक है। फ्लक्स मेथड इज व्हाट, सब ओवरऑल कारण, ठीक है। तो ओवरऑल कारण को अगर मैं देख लूं तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ एडिशंस भी ले लेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशंस भी ले लेंगे, दोनों ले लेंगे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एडिशंस कितना है 14%, नंबर ऑफ सेपरेशंस कितना है 3.25%, ठीक है। तो देखो हम लोग यहां पर इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एडिशंस प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस, एवरेज ऑफ दैट यानी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसा भी कैलकुलेट किया जा सकता है। या ऑल्टरनेटिवली एक और चीज कैलकुलेट किया जा सकता है, वो है कि आप एडिशंस ले लो 14% और सेपरेशन का परसेंटेज ले लो 3.25%, है ना। इन दोनों का ही आप एवरेज निकाल लो, करके देखो एक बार। 14 प्लस 3.25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 8.625 आया, सेम आंसर। सर तो एक बात का ध्यान रखना, जब आप फ्लक्स मेथड लगा रहे हो तो डोंट टेक रिप्लेसमेंट, ओनली टेक एडिशंस एंड सेपरेशंस, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और आ जाता है, हाँ, जिसको लेके कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है इंस्टीट्यूट, व्हाट इज दैट, कभी कभी ना इसके ऊपर वो एक न्यू रिक्रूटमेंट डाल देता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो न्यू रिक्रूटमेंट और एडिशंस में क्या फर्क है। देखो आपको यहां पर क्या बोला है, 280 वर्कर्स ऐड हुए, टोटल एडिशंस 280 है, लेकिन आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंटेड इन वैकेंसी क्रिएटेड, यानी 30 तो पुरानी वैकेंसी फिल करने के लिए हुए ना, समझे मेरी बात को। तो कंप्लीटली एक्सपांशन की वजह से कितने जन आए, अगर 280 में से 30 जन कोई छोड़ के गया उसकी वजह से आया, तो एक्सपांशन की वजह से कितने जन आए, कैन आई से 250 जन, समझे बात को। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, तो अगर ऐसा पूछा गया तो वो न्यू रिक्रूटमेंट्स प्लस रिप्लेसमेंट्स प्लस सेपरेशंस मिला के आएगा फ्लक्स, ठीक है। आई होप कि समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए तो मुझे बताना जरूर कमेंट में एक बार, इन दैट केस आई विल रिपीट दैट अगेन, ठीक है, ओके। चलिए ये हुआ, तो दिस वाज द सेपरेशन लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ओके।
इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल टेक सम टाइम। ठीक है, इसको अच्छा खासा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं कवर अप जरूर करूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले आप लोग जरा बताइए कमेंट में कि अभी तक आप लोगों को कितना समझ में आया, और डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी कवरिंग अप द दिस वाला पार्ट, इसके अलावा रेम्यूनरेशन वाला पार्ट और कैश 7 वाला पार्ट। ठीक है, सो अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। ओके, सो इफ यू रियली लाइक दिस देन प्लीज फॉरवर्ड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स हु नीड इट, एंड एट द सेम टाइम लाइक भी कर दो भाई, मेरे लिए वही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए, सो विद दैट आई विल एंड इट हियर एंड वी विल सी यू ऑल, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।